पायल के लिए एक अलग व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेना और जीवन को फिर से शुरू करना एक ऐसी बात थी जिसे उसने जल्दी ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपने दुःस्वप्न समान जीवन को फिर से जीना, उसे इस घटना को स्वीकार करने में काफी समय लगा। अपनी पेसिफायर चबाते हुए 3 साल की पायल ने अपनी मौसी प्रीति के 2 बच्चों को एक दूसरे के बाल पकड़ते देखा। ये जुड़वां शैतान उससे बस कुछ ही महीने बड़े थे। पहली जिंदगी में यही कारण था कि ये दोनों हमेशा उस पर गिरते थे या अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए हर बात का दोष उसी पर डालते थे। वह इस पर रोती थी, कड़वाहट महसूस करती थी और उन्हें मिलने वाले प्यार से गहरी जलन रखती थी। लेकिन इस जन्म में नहीं। इस घटना का अच्छा पहलू यह था कि पायल अपनी जगह समझती थी। उसे कड़वाहट महसूस नहीं करनी चाहिए क्योंकि शुरुआत में पायल एक ऐसी बच्ची थी जिसकी देखभाल उसकी मौसी नहीं करना चाहती थी। मौसी के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि पायल की मां प्रसव के दौरान मर गई थी। दूसरे शब्दों में, उनसे कोई प्यार न मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं था कि वह उनके प्यार या स्नेह या ध्यान के लिए तरस रही थी। अगर कुछ था तो 3 साल की बच्ची के होठों के कोने ऊपर उठ गए जब उसकी नज़र मेज पर रखे नाश्ते पर पड़ी। युक्ति, उसने आवाज दी। उसकी आवाज प्यारी थी और पेसिफायर अभी भी उसके दांतों के बीच फंसा हुआ था। युक्ति, 3 साल की बच्ची ने अपने शैतान जुड़वां भाई को दूर धकेलने के बाद उसकी ओर देखा। भाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उसकी आंखें भर आईं। यह क्या है? उसने अपनी छोटी उंगली उठाई। जो मुझे सबसे पहले जवाब देगा, वह मजबूत बनेगा। एक, युक्ति उत्सुकता से चिल्लाया। वह एक है। यह कैसा है? इस बार पायल ने अपनी 5 उंगलियां उठाईं और फिर बाईं पर 2 और। युक्ति का गोल चेहरा गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने उत्सुकता से उसकी उंगलियों को घूरा। 7, इस बार युक्ति ने जवाब दिया। यह 7 है, 1 2 3। 7, वाह! पायल ने प्रशंसा में ताली बजाई। युक्ति अपनी बहन को घूर रहा था जबकि युक्ति दबे पांव उससे दूर देखने लगी। युक्ति, तुम अपनी बहन को इस तरह क्यों घूर रहे हो? तुम्हें पहले सही जवाब मिला, लेकिन उसने तुम्हारी ओर ऐसे नहीं देखा। युक्ति हिचकी और तेजी से पायल के पीछे भाग गई। पायल, युक्ति बहुत बुरा है। वह धमकाता है। तो क्या हुआ? युक्ति कूदकर खड़ा हो गया, अपने छोटे कूल्हों पर हाथ रखे। अगर मैं बुरा हूं तो क्या हुआ? युक्ति बहुत कमजोर है और मुझसे छोटी है। मुझे हर चीज में सबसे पहले जवाब देना चाहिए। पायल ने मासूमियत से पलक झपकाई, अपनी बाहों को छाती के नीचे मोड़ लिया। लेकिन मैं भी छोटी हूं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए? क्या? युक्ति, लगता है तुम अपनी जगह भूल गए हो। पायल ने त्योरियां चढ़ा ली और युक्ति के चेहरे से घमंडी भाव फीका पड़ गया। ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूं कि यहाँ बॉस कौन है। पायल ने खुद को ऊपर धकेला, अपने वजन से लगभग गिरते गिरते बची। उन दोनों के विपरीत, पायल ने अपनी पहली जिंदगी के विपरीत बहुत वजन बढ़ा लिया था। तब वह मुश्किल से कुछ खाती थी, उनमें से ज्यादातर परिवार के बचे हुए टुकड़े होते थे। लेकिन अब पायल वह रोने वाली छोटी बच्ची नहीं थी जो अपनी मौसी उसे जो देती थी उस पर निर्भर रहती। युक्ति, यहाँ मैं, मुझे माफ कर दो। युक्ति अचानक घुटनों के बल गिर गया, अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए। मैं गलत था। युक्ति, मुझे भी माफ कर दो। मैं गलत था, कृपया मुझे मत मारो। पायल की मुस्कान और भी फैल गई जब उसने सहमति में सिर हिलाया। उसने युक्ति को घमंडी नजर से देखा जबकि बाद वाली ने दबी हुई मुस्कान दी। पायल, क्या तुम्हें मेरा नाश्ता चाहिए? युक्ति ने प्यारे ढंग से पूछा। मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। नहीं, मैं करूँगा। युक्ति ने स्वयं सेवा की। मैं तुम्हें नाश्ता लाऊंगा, यहाँ मेरा इंतजार करो। यह कहकर युक्ति पायल को कुछ खाने को देने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। पायल तब सबसे डरावनी होती थी जब वह भूखी होती थी। युक्ति, दूसरी ओर, कृतज्ञ मुस्कान के साथ पायल के सामने आई। पायल, सबसे अच्छी है। युक्ति प्यारे ढंग से शर्मा गई। मैं तुम्हें कल से हमेशा के लिए अपने नाश्ते का आधा हिस्सा दूंगी। बस यह सुनिश्चित करना कि युक्ति मुझे चोट न पहुंचाए। पायल ने उसे आश्वासन देते हुए सिर हिलाया, उसके कंधों पर थपथपाया। चिंता मत करो, युक्ति। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। उसकी आश्वस्त मुस्कान एक बड़ी मुस्कान में बदल गई। अब वह मेरे लिए ले आओ जब हम युक्ति का इंतजार कर रहे हैं। युक्ति ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, उसका पीछा करते हुए जहां पायल अपनी निगाह से इशारा कर रही थी। फिर उसकी नज़र मेज पर बचे हुए नाश्ते पर पड़ी। ओह, वह तुम्हारा पसंदीदा है। युक्ति मेज पर भोजन लेने के लिए तेजी से गई, यह जानते हुए कि इससे पायल खुश होगी। पिछले 3 सालों से यह पायल का जीवन था। अपनी मौसी द्वारा स्वीकार किए जाने या व्यवहार किए जाने की चाहत के बजाय पायल जुड़वा बच्चों को अपने वफादार सेवक बनने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। उसकी मौसी उसके प्रति भले ही निष्ठुर और उदासीन हो, लेकिन वह अपने बच्चों की परवाह जरूर करती थी। उस दिन पायल ने अपने वफादार सेवकों द्वारा अपनी सुरक्षा शुल्क के रूप में पेश किए गए भोजन से दिल भरकर खाया। हालांकि अपने दिल में वह जानती थी कि उसके जीवन के पहले 13 साल यहाँ जीवित रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हफ्तों बाद, तुम क्या कर रही हो? पायल ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि उसकी मौसी प्रीति तेजी से उसकी ओर आ रही है। एक गुड़िया की तरह उसकी मौसी ने उसकी बांह पकड़ी और उसे लिविंग रूम में मेज से ऊपर खींच लिया।
यह देखकर कि वह कुछ ताश के पत्तों के साथ खेल रही थी, महिला की आंखें गुस्से से जल उठीं। मैंने तुम्हें बताया था कि ये खिलौने नहीं हैं और तुम्हें इन्हें छूना नहीं चाहिए, उसने चिल्लाया। बस, तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मौसी, मैं बस जीतने ही वाली थी। हन, महिला ने निराशा में अपनी नाक सिकोड़ ली। तुम अकेले खेल रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? वह तब रुकी जब उसने टेलीविजन की आवाज़ सुनी। उसे देखते हुए उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी क्योंकि वह एक ताश का खेल प्रसारित कर रहा था। वह पायल पर टकटकी लगाए खड़ी रही, बच्चे को जाने दिया। वह जल्दी से बैठ गई और पायल के पत्तों की जांच की, टेलीविजन की ओर आंखें घुमाईं, इससे पहले कि उसके होंठ कान से कान तक फैल गए। जब उसने पायल पर अपनी नजरें जमाईं, तो उसे महसूस हुआ शुरुआती गुस्सा गायब हो गया था। मुझे पता था कि तुम एक चतुर लड़की हो, लेकिन कौन जानता था कि तुम मेरे विचार से कहीं ज्यादा उपयोगी हो सकती हो। अगर यह बच्चों की फिल्म होती तो यह क्षण डरावना या चिंताजनक होता, बच्चे के जीवन में एक मोड़ होता। हालांकि यह अभी भी पायल के लिए एक मोड़ था। 3 साल की उम्र में पायल ने एक ताश विश्लेषक के रूप में अपना करियर शुरू किया। जिस दिन से प्रीति, पायल की मौसी, को पता चला कि उसकी छोटी जीनियस भतीजी को जुए का शौक है, वह उसे अपनी ताश की रातों में ले जाने लगी। चूंकि वह महज 3 साल की थी, उसके ताश के दोस्तों को उसे अपनी गोद में बिठाने में कोई आपत्ति नहीं थी। महीनों तक उसकी मौसी की किस्मत अच्छी रही। कुछ दिन वे जानबूझकर थोड़ा पैसा हार जाते थे ताकि संदेह न उठे। उस दिन से भी उसकी मौसी ने उसके साथ एक सुनहरी बिल्ली जैसा व्यवहार किया। उसने पायल की बात इस हद तक सुनी कि वह उसकी पूजा करने लगी थी। हालांकि ताश की मेज पर पायल का आकर्षण तब तक ही रहा जब तक वह 4 साल की नहीं हो गई। पायल को अपनी मौसी को अपनी छोटी उंगली के इर्द गिर्द लपेटे रखना था। इसलिए वह एक और योजना लेकर आई। एक ऐसी योजना जहां वह अपने अगले 2 साल एक भविष्यवक्ता के रूप में बिताएगी, उसकी मौसी उसकी मैनेजर होंगी और उनके बच्चे पायल के सहायक होंगे। किसी तरह यह काम कर गया। समय में वापस जाने के लाभों में से एक यह था कि पायल को न केवल अपने जीवन की, बल्कि समुदाय के लोगों की भी अधिकांश घटनाएं याद थीं। उसकी मौसी का मुंह पहले बहुत चलता था, इसलिए उसकी सटीकता के कारण कई लोगों ने जल्दी ही उसके उपहार पर विश्वास कर लिया। 7 साल की उम्र में पायल का अब परिवार पर पूरा नियंत्रण था। उसके चचेरे भाई नेता की तरह उसका अनुसरण करते थे, उसकी मौसी उसके पैसे के पेड़ की देखभाल करती थी और उसके चाचा हर चीज को मंजूरी देते थे। इन सब के अलावा पायल अपनी मौसी द्वारा दिए गए भत्ते से बचत करने में सक्षम थी। हालांकि सारी कमाई उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। 8 साल की उम्र तक उसने खुद के लिए रहने के लिए एक जगह लेने के लिए पर्याप्त पैसा जमा कर लिया था। मौसी, मैं अब लोगों का भविष्य नहीं बताना चाहती, 9 साल की पायल ने कहा। मैंने अपने उपहार का इतना उपयोग किया है कि मुझे लगता है कि मैं अंधी हो रही हूँ। ओह नहीं, छोटी मालकिन, क्या हमें तुम्हें कुछ पकौड़े दिलाने चाहिए ताकि तुम बेहतर महसूस करो? उसकी मौसी ने गहरी चिंता के साथ पूछा, जिससे 9 साल की बच्ची का चेहरा सिकुड़ गया। अपनी पहली जिंदगी में पायल कुपोषित थी। यहाँ तक कि जब वह किशोरी थी तब भी उसके 6 साल की उम्र के पुराने कपड़े लगभग फिट हो जाते थे। लेकिन इस जीवन में 9 साल की उम्र में पायल एक सुअर के बच्चे के वजन के साथ एक घोड़े की तरह स्वस्थ थी। आहा, उसने चिल्लाकर कहा। पूरे परिवार को तरबूज खाते हुए देखना बंद हो गया, जबकि वे सदमे और भ्रम के साथ उसकी ओर देख रहे थे। मुझे अब पता है। वह परिवार जिसके साथ वह रह रही थी उत्सुकता से पलक झपकाई। मौसी, मेरे पास एक विचार है कि हम लोगों का भविष्य बताने के अलावा और कैसे पैसे कमा सकते हैं। वह मुस्कुराई, उसके मोटे गाल उछलते हुए शर्मा गए। मैं जीवन की सभी चुनौतियों में जीत हासिल करूंगी और हमारे लिए एक भाग्य बनाऊंगी। परिवार खुद को सिर झुकाने से नहीं रोक सका, यह सोचकर कि उनके स्वस्थ पैसे के पेड़ ने इस बार किस तरह की योजना बनाई थी। 9 साल की उम्र में पायल ने शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में अपनी यात्रा शुरू की। समय तेजी से बीत गया और इससे पहले कि पायल को पता चलता, उसका 13वां जन्मदिन आ रहा था। पायल, तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? युक्ति ने उत्साह से पूछा। खाने की मेज पर पायल के पार बैठी थी। क्या हमें एक बड़ी पार्टी करनी चाहिए और सभी को आमंत्रित करना चाहिए? वह बुरा नहीं है, युक्ति ने बीच में कहा। या हम इसे बस एक साथ मना सकते हैं। चलो मनोरंजन पार्क चलते हैं। पायल ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा, जिससे उसकी दूसरी ठोड़ी थोड़ी उछल गई। उसके पार उत्सुक आंखों के जोड़े को देखते हुए एक मुस्कान उसके मोटे चेहरे पर आई। मुझे नहीं पता, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अगर उसने अपने पिछले जीवन और इस जीवन को जोड़ा तो यह जन्मदिन उसका 42वां जन्मदिन होगा। ठीक है, तुम बच्चों को उसके जन्मदिन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। उसकी मौसी लापरवाही से गर्म सूप का बर्तन लेकर खाने की जगह में आई। हम छुट्टी पर जा रहे हैं। पायल ने अपनी ग्लैमरस मौसी की ओर देखा जो उसके पिछले जीवन में याद रखने से बहुत अलग थी। तब उसकी मौसी हमेशा एक घिसी पिटी पोशाक पहने हुए अपने बालों पर कलर चिपकाए रखती थी। वह चिड़चिड़ी रहती थी, लेकिन चूंकि पायल घर में पैसा ला रही थी, इसलिए उनका जीवन भी पायल जितना ही बेहतर था। उसके पिछले जीवन की 13 साल की यादों में उन्होंने काफी कुछ कमा लिया था।
उनका घर पहले से बड़ा था क्योंकि अब उसमें कुछ अतिरिक्त कमरे थे। पायल को अपना कमरा मिला। भले ही उन्होंने उसके पहले जीवन में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, पायल ने उनके खिलाफ उतनी द्वेष भावना नहीं रखी जितनी उसने अपने असली भाइयों के प्रति महसूस की थी। इसके अलावा इन लोगों ने मूर्ख बनकर खुद को भुना लिया। पायल अपनी छोटी उंगली से उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम थी। अब उन्हें आने वाली सर्दियों की तैयारी में खुद को गर्म करते हुए देखने के बजाय उसके पास उनके साथ गर्म सूप का कटोरा का आनंद लेने का अवकाश था। हालांकि उसे अपनी मौसी द्वारा बुक किए गए रिजॉर्ट के बारे में सुनकर कोई दिलचस्पी नहीं थी जहां वे उसका जन्मदिन मनाएंगे, फिर भी इससे उसे खुशी हुई। यह जीवन उतना बुरा नहीं है। पायल जोर से मुस्कुराई, उसकी आंखें महज चीरों में सिकुड़ गईं। वैसे पायल, उसकी मौसी ने अपना गला साफ किया क्योंकि उसने मोटी पायल को देखा। मुझे तुम्हारे स्कूल से एक फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें शहर के इस प्रतिष्ठित स्कूल से निमंत्रण मिला है। क्या? पायल और उसके चचेरे भाई बहनों ने भ्रम के साथ महिला को देखा। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तुम जैसी प्रतिभाओं के लिए एक स्कूल है। उसकी मौसी ने उत्साह के साथ चिल्लाकर कहा। वे तुम्हें पूर्ण छात्रवृत्ति देंगे। इतना ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने छात्रों को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजते हैं। उनमें से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के लिए विदेश भी भेजा गया था। उसकी मौसी को यह कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पायल अपनी मौसी की आंखों में पहले से ही पैसे के संकेत देख सकती थी। मेरे पिछले जीवन में मेरे ग्रेड हमेशा ठीक थे जब तक कि मुझे उस स्कूल में भाग नहीं लेना पड़ा, उसने अपनी मौसी की चमकती आंखों को घूरते हुए सोचा जबकि बाद वाली एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को पालने की प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रही थी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अनगिनत रातें पढ़ाई में कैसे बिताई थीं। अब के विपरीत पायल ने अपने पहले जीवन में बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि वह इस जीवन काल में भी सभी सबक याद रख सकती थी। इसलिए एक शैक्षणिक प्रतियोगिता जीतना सांस लेने जितना आसान था। हालांकि मैं एक अलग स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे लगता है कि यह अपेक्षित है कि मैं एक प्रतिष्ठित स्कूल का ध्यान आकर्षित करूं। एक उथली भौं उसके चेहरे पर आई अपने चचेरे भाई बहनों को देखते हुए जिन्होंने अपनी आंखों में समान खुशी और उदासी साझा की। वे पहले बहुत परेशान करने वाले थे, लेकिन वे अब मुझ पर किसी तरह बड़े हो गए हैं। मौसी, मैं नहीं। पायल तब रुकी जब उसने घंटी बजने की आवाज़ सुनी। खाने के मेज पर हर कोई अपनी भौहें सिकोड़ गया क्योंकि वे अभी किसी मेहमान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तुम बच्चे अपना सूप खत्म करो ताकि हम रात का खाना खा सकें। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। यह कहकर प्रीति ने खुद को ऊपर धकेला और यह देखने के लिए उनके गेट की ओर मार्च किया कि कौन उनकी घंटी बजा रहा था। युक्ति और युक्ति ने बस कंधे उचकाए क्योंकि उन्होंने अपना भोजन फिर से शुरू किया जबकि पायल खुद को लिविंग एरिया को घूरने से नहीं रोक सकी। किसी कारण से मुझे लगता है कि कुछ गलत है, उसने खुद से कहा। जब मेरी सहज भावना मुझे कुछ बताती है तो मैंने सीखा है कि मुझे इसे सुनना चाहिए। यह सबसे बड़ा सबक था जो उसने अपने पिछले जीवन से सीखा था। अगर पायल ने उस समय अपनी सहज भावना सुनी होती तो वह जेल में समाप्त नहीं होती। इसलिए अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए पायल अपनी कुर्सी से कूद गई और सामने के दरवाजे पर चली गई। जैसे ही वह उनके सामने के दरवाजे पर पहुंची, उसने अपना सिर बाहर झांका। पहली चीज जो उसने देखी वह उसकी मौसी की पीठ थी और फिर गेट के बाहर खड़ा आदमी। जैसे ही उसने व्यक्ति को पहचाना, उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गईं। तुम अब सुरक्षित हो। अचानक उसके पिछले जीवन में आदमी की टिप्पणी उसके कानों में गूंज उठी। क्या? पायल ने अपनी सांस के नीचे बोल दिया, गेट पर लोगों को शून्य में घूरते हुए। वे इतनी जल्दी यहाँ क्यों हैं? अभी तक सर्दी नहीं आई है।